अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पहलगाम वाक़े में जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद से लेकर भारतीय जारहियत जब हुई तब तक और पूरे के पूरे तनाज़े के अंदर पाकिस्तान सिफारती महाज पर बड़ा मुतहरिक और मुस्तैद रहा। न सिर्फ पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते, सिफारती सतह पर अपनी जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाया, बल्कि मीडिया के ऊपर भी बड़े अवेलेबल रहे। हुकूमती शख्सियात कहें या फिर जो भी टेक्निकल लोग थे, सब ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़ा। और बल्कि इसको बड़ा सराहा भी गया कि पाकिस्तान की एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच थी, उसने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की पोजीशन इस दफ़ा बहुत वाज़ेह अंदाज में और मुस्तैद तरीके से दुनिया के सामने रखी। जबकि भारत की तरफ से ये देखा जा रहा था कि इल्ज़ाम तो वो लगा रहे थे और बड़ी बड़ी भड़कियाँ भी मार रहे थे, लेकिन सिफारती तौर पर या फिर मीडिया के ऊपर बिल्कुल खामोश थे और अपना मुकदमा नहीं सही तरीके से लड़ पाए, या फिर रिप्रेजेंटेशन भी उस तरह से नहीं थी। लेकिन फिर हमने देखा है चीज़ें बदल रही हैं। भारत ने एक ना सिर्फ वफ़द तश्कील दिया है जो कि मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है, और इस सारे के सारे तनाज़े के बाद जो भारतीय मौक़िफ़ है उसको दुनिया में पहुंचा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अब हम देख रहे हैं कि भारत बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ अपने पैगामात के ज़रिए, शोज़ के ज़रिए अपना मौक़िफ़ दुनिया तक पहुँचाना हो, या फिर मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट के फोरम्स इस्तेमाल करके भी जो एक भारत के इमेज को सो कॉल्ड नुकसान पहुंचाए, उसको डैमेज करने की, उसको रिपेयर करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। बट इसके जवाब में अब जो पाकिस्तान का सिफारती महाज पर या जनरली रद्द-ए-अमल है, उसको ज़रा आज इवैल्यूएट करते हैं और क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। वैसे तो एक इक़दाम हमारे सामने है जहाँ पर पाकिस्तान ने, जो भारत ने वफ़द तश्कील दिया, उसके जवाबन एक वफ़द बनाया है जो कि दुनिया में जाएगा और पाकिस्तान की साइड और पूरी की पूरी पिक्चर को और भारतीय मौक़िफ़ को काउंटर करेगा। लेकिन मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं और क्या जो अभी तक हो रहा है वो दुरुस्त डायरेक्शन है, ये सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए महमूद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या पाकिस्तान की जो जवाबी हिकमत अमली है वो भी मौसर और भरपूर है इनिशियल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की तरह? महमूद, आप बताइएगा, आपकी क्या राय है इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली या मीडिया के ऊपर अपना मौक़िफ़ बताना? जवाब सही तैयार है पाकिस्तान? अच्छा रिस्पॉन्स है या नहीं? देखिए अलीना, आपको पता है कि अभी तक तो जो है पाकिस्तान का रिस्पांस इतना अच्छा था, इतना मौसर था कि उसी की वजह से इंडिया को फिर ये रियलाइज़ हुआ कि उनका तो कोई भी चीज़ जो है नैरेटिव गया ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी या इवन डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अंदर भी, और इसी वजह से जो डेलीगेशन हैं वो आए हैं। तो इस वक्त तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि वेस्टर्न डिप्लोमेट्स भी जो है वो, उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि आपके पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना नुक्ता नज़र जो है वो दुनिया को बताएं, और क्योंकि दुनिया इस वक्त हमारा मौक़िफ़ जो है वो सुनने के लिए तैयार बैठी है। और उसमें अलीना देखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ये भी है कि जो इंडिया का नैरेटिव है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो उन्होंने ग्लोबल टेररिज्म किया, यानी कि कनाडा के अंदर असैसिनेशन हो या अमेरिका के अंदर असैसिनेशन के अटेम्प्ट हो, तो आप देखें कैनेडियन और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर क्या रद्द अमल आया था। तो एक तो ये भी वजह है। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक चीज़ ज़रूर है कि जिसका हमें जो है वो सोचना भी चाहिए कि जो दुनिया में एक इस्लामोफोबिया अनफॉर्चुनेटली एक रियल प्रॉब्लम है, और इंडिया जो है वो इसको हर दफ़ा इस्तेमाल करता है हमारी माजी की पॉलिसीज़ को लिंक करके। तो इसलिए पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि दुनिया को कन्विंस करने के लिए, वैसे भी पाकिस्तान को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो क्रेडिबल हों। और देखें, हमने ऐसे स्टेप्स लिए भी हैं, ऐसे ही हम फैटफ की जो है लिस्ट से निकले नहीं थे, हमने स्टेप्स लिए थे, जो क्रेडिबल स्टेप्स लिए थे, जिसकी वजह से हम उस लिस्ट से भी निकले। और अब भी हमें कोई ऐसी अगर चीज़ें रहती हैं तो हमें उनके खिलाफ भी इकदाम जो हैं वो करने चाहिए, हमें मौसर स्टेप्स लेने चाहिए। और ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है कि दुनिया को हमने कन्विंस करना है, ये हमारे अपनी बेहतरी के लिए भी है। तो एक तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ अलीना ये है कि जो अमेरिका का तो मालूम नहीं, लेकिन अगर आप उनके सदर डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि बड़ा ऑब्वियस भी हो रहा है, यानी अगर वो दूसरे ममालिक के लीडर के साथ बैठे होते तो वहाँ पर भी वो पाकिस्तान का जिक्र कर देते हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ें कर देते हैं। अब इसके ऊपर क्या असराइयाँ हो रही हैं कि वजह क्या है, क्या कोई इंडिया के साथ मसला चल रहा है या ट्रंप की कोई कारोबारी भी हो सकते हैं, मामलात हो सकते हैं, लेकिन जो भी वजह है तो उसको भी
पाकिस्तान को जो है अगर उससे फायदा मिलता है हमें, तो हमें उसका बिल्कुल भरपूर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर मिल सकता है तो जरूर उठाना चाहिए। तो ये भी एक हमारे हाथ में चीज आती है। तो इस वक्त मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि दुनिया हमारा मौकफ सुनने को तैयार है, और इंडिया के लिए वो इतने उस तरीके से तैयार नहीं है क्योंकि उनके नैरेटिव को हिट मिली है। तो हमें इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको इस वक्त क्या लग रहा है जो स्ट्रैटेजी चल रही है, क्या वो उसी तरह से है जो हमने इनिशियली देखी, पाकिस्तान बड़ा प्रोएक्टिव था, या आपको लगता है कहीं लैग हुआ है? नहीं अलीना, हम प्रोएक्टिव थे और हम प्रोएक्टिव हैं। ऐसे ही नहीं हमने डेलीगेशन को अनाउंस भी कर दिया, या ऐसे ही नहीं जो इवन पीएम साहब जो हैं वो गए हुए इस वक्त जो। तो आपको लगता है जो हमारी अब जवाबी हिकमत अमली है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है? भट्टी साहब आपकी क्या? उसमें कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए और वो लाजमी करनी चाहिए, क्रेडिबल स्टेप्स। ठीक है भट्टी साहब, आप मुतमईन हैं जो इस वक्त हमारी डायरेक्शन जा रही है? और खासकर चले पहला तो एक हो गया ना राउंड, अभी जो सेकंड राउंड है इसमें ज़रा एनालाइज करें। जी मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब तुर्की के बाद ईरान पहुंच चुके हैं और वो आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे। बहुत अच्छा दौरा है, अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा था कि उन मुल्कों को इत्माद में लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। दूसरी बात मैडम शेख कि अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, अपने से बड़े दुश्मन के मुकाबले में हमें बड़ी फ़तह मिली। हमने भी खूब सेलिब्रेट कर लिया इसे, दुनिया भी मान चुकी हमारी सलाहियतें, हमारी इज़्ज़त और वक़ार में भी अल्लाह के फ़ज़ल से इजाफ़ा हुआ। और भारत में भी आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हो रहा है कि और बात आगे बढ़ रही है और बात फैल रही है कि पाकिस्तान ने वो कर दिया है जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं था। अब है अगला मरहला, और अगला मरहला है हमें जारहाना अंदाज में अपनी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाना होगा। क्यों भला? इसलिए कि हमने अपनी पॉलिसियाँ बदली हैं, हमसे गलतियाँ हुई, हमसे ब्लंडर्स हुए, लेकिन हमने उनसे सीखा है और अपनी पॉलिसियाँ बदली हैं। और हम दहशतगर्दी के विक्टिम हैं और हम दहशतगर्दी से रोज़ाना लड़ते हैं अपने मुल्क में, रोज़ाना शहादतें देते हैं, रोज़ाना नुकसान करवाते हैं। और भारत दुनिया में दहशतगर्दी करवा चुका है और भारत का वो इमेज नहीं रहा। हमें जारहाना अंदाज में आगे बढ़ना होगा, हमें अपनी दिफाई पोजीशन से आगे निकलना होगा। दुनिया हमें सुनना चाह रही है और फ़िज़ा हमारे हक़ में है आलमी सतह पर, लेकिन अब हमें लड़नी है चुमुखी लड़ाई भारत से। वो चुमुखी लड़ाई क्या है भारत से मैडम शेख? कि भारत कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, वैसे तो 100 बार सोचेगा लेकिन कोई भी कर सकता है। वो एंड है या वो एक सामने हमारे है एक सब मैदान। फिर भारत दहशतगर्दी करवा सकता है पाकिस्तान में और वो करवा रहा है, और ये सिलसिला तेज़ हो सकता है, ये हमारे सामने है। फिर भारत हमें फिर से फैटफ में उलझा सकता है या कोई आलमी सतह पर तनहा कर सकता है, ये हमारे सामने है। फिर सिंध तास मुआहदा है, अफ़गान सरहद है, ईरान सरहद है, ये हमारे सामने है। एक लंबी जंग है दुनिया के हर फोरम पर लड़ी जाने वाली, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार है? हमारी सिविलियन लीडरशिप, मुझे नहीं लगता मैडम शेख। क्या हमारी सिविलियन लीडरशिप इस काबिल है कि ये चुमुखी लड़ाई लड़ेगी? मुझे नहीं लगता मैडम शेख। हमारी टीम क्या है? हमारी टीम है, शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, इखलाकी बर्तरी उन्हें हासिल नहीं है, असल अवामी नुमाइंदा नहीं है, वो लीडरशिप की कोई क्वालिटी उनमें नहीं है, 5% भी लीडरशिप की कोई क्वालिटी उनमें नहीं है। इसहाक डार साहब डिप्टी वज़ीर आज़म हैं आज, और अगर वो वज़ीर ख़ारजा हैं तो उनकी वाहिद काबिलियत है कि वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, कोई तजर्बा नहीं है उन्हें वज़ारत ख़ारजा में। और मईशत चैलेंज छोड़ दीजिए, सियासी नफरत और तकसीम जो अगर अब मुल्क में मौजूद है या जो फिर से बढ़ रही है उसे छोड़ दीजिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की कारकर्दगी सब के सामने है। तारक फातमी साहब एक रखे हुए हैं, कोई पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मलिया लोधी साहबा और इस जैसे जो टेक्नोक्रेट्स हैं जो कई मुल्कों में नुमाइंदगी कर चुके हैं, उनको अपनी टीम में शामिल नहीं किया गया, ये भी हमारे सामने। और जो वफ्द बना है जिसमें तंग नजरी का मुजाहरा किया गया है, जिसमें अपनी अंदरूनी सियासत को सामने रखा गया है, जिसमें अन्ना वंडे रेवड़ियां ते मुड़ मुड़ अपने वो वाला सिलसिला रखा गया है, तो लिहाजा मुझे बड़ा डाउट है ये पाकिस्तान का मुकदमा है, पूरी दुनिया में
में जाना है, पाकिस्तान की जंग पूरी दुनिया में लड़नी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो टीम है, ये टीम आगे जाकर भारत से चमुखी लड़ाई लड़ पाएगी। सर वैसे हमें अपने यही टीम थी जिसने अभी पहलगाम के बाद जो सारा के सारे इवेंट्स हुए उसका सामना किया, उसके ऊपर हिकमत अमली तरतीब दी और फिर पाकिस्तान क्लियरली बड़ा फातेह बन के निकला है बाहर। मैडम शेख किसने दी? हमारी फौज ने, हमारी फिजाइया ने, हमारी सर एग्जीक्यूट उन्होंने की, लेकिन हिकमत अमली तो सारे के सारे मिलकर डिसीजंस लेते हैं ना, सिविलियन और अस्करी क़यादत साथ ही होती है। अगर आप मैडम शेख ईमानदारी से जज करें, पूरे हमारी सिविलियन जो सारी क़यादत है उनका मौक़िफ़ दुनिया के सामने जो उन्होंने पेश किया वो रख लें, और जो सिर्फ खाली DGISPR ने किया वो सामने रख लें, तो आपको लगेगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो मुश्किलें पेश की हमारे लिए। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब ने उनके बयान से शुरू किया कि ये मान रहा है जी उनका वज़ीर दिफा। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि ये तल्ख बातें होंगी मेरी, कहने का मकसद ये नहीं है कि ये, अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल सही है, तल्ख बातें करनी है। कहने का मकसद ये है कि हमें वन टीम बनकर अपनी चीजों की कमजोरियों को खत्म करके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली के साथ, बेहतर टीम वर्क के साथ जाएं। इस वक्त वो चीज मुझे आगे इस चमुखी लड़ाई के लिए नजर नहीं आपको मौजूद लग रही। उमर चीमा साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपको लगता है इस वक्त जो सिविलियन साइड है वो जरा कमजोर है और वो उस तरह से सिफारती हमारा अब आगे जो आने वाली लड़ाई है वो नहीं लड़ सकेंगे? अच्छा, एक तो भट्टी साहब बात कर रहे थे ना, वो अन्ना वनडे रेवड़ियां बात कर रहे थे, अंधे की बात कर रहे थे। मुझे यकीन है कि भट्टी साहब का ये मकसद नहीं होगा, लेकिन ये इसमें अंधों का कोई कसूर नहीं है, मेरे ख्याल उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने नोट किया है कि जो लोग माजूर होते हैं किसी हवाले से वो इन चीज़ों को फील करते हैं, तो लिहाजा ये एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था। दूसरा ये है कि भट्टी साहब जो है मेरे ख्याल वो चलिए अच्छी बात है, उन्होंने निशानदेही कर दी। जी उमर चीमा साहब, मैं वो एक निशानदेही की है भट्टी साहब, मुझे यकीन है कि आपका ये मकसद नहीं था। बिल्कुल सही चीमा साहब। दूसरा ये है कि भट्टी साहब जो है ना बेसिकली एक बड़ी एक एम्बिशियस किस्म के टारगेट देते रहते हैं गवर्नमेंट को। वो चाहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, इसलिए जो उनकी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है वो कर रहे होते हैं। मैं अलीना ये समझता हूँ, पहली बात तो ये है कि जो पहले आप बात कर रही थी ना, महमल से भी पूछ रही थी कि हम जो है हमारी जो पहले मीडिया की वार हमारी कामयाब रही है। देखिए जब हम दो मुहारिब क्या कहते हैं, एक लड़ाई में शामिल दो ग्रुप थे ना, एक पाकिस्तान था और इंडिया था। इस सूरत में फैसला तीसरा जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ना वो करते हैं। हमें जो एक कामयाबी हुई है वो तब हुई है कि जब फॉरेन मीडिया ने इन चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पे कि जो त्यारे हमने गिराए हैं उधर से हमारी विक्ट्री का जो तयन है वो फॉरेन मीडिया ने किया है। अब इंडिया जो भी करे वो अभी जितने भी वो अपने डेलीगेशन भेज ले, उनको इस लेवल पे जो परसेप्शन ऑलरेडी बन चुकी हुई है वो चेंज नहीं होगी। ये बन चुकी है, लोग इतनी जल्दी अपनी परसेप्शन चेंज नहीं करते। लेकिन जिस फ्रंट पे हमें काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि अभी उनके डेलीगेशन गए हैं, उन्होंने कोई 30 डेलीगेशन भेजे हैं अभी, यानी 30 ममालिक में वो उन्होंने अपने बंदे भेजे हैं, या यानी कि वो एक से दूसरे से तीसरे मुल्क में होते हुए यानी कि एक से ज़्यादा डेलीगेशन है वो जाएंगे। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने सिर्फ 4 ममालिक के लिए भेजे हैं। इसमें मैं वो शामिल नहीं कर रहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर अभी गए हैं। ये जो बाकी जो टीम बनाई है बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में, उन्होंने चार जगहों पे जाना है, कोई 3 यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है और अमेरिका में जाना है। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने सोचा नहीं था कि कश्मीर का इशू दोबारा स्पॉटलाइट में आ जाएगा। हमें इसको हाईलाइट करने के लिए और इस मौके को भांपते हुए ये ज़रूरत है कि हम जितनी जगहों पर जा सकते हैं हम कश्मीर के इशू को हम बता सकें कि ये वजह क्या है, ये हमारी आए दिन लड़ाई क्यों होती है और इंडिया ने उधर क्या किया है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्यों हो रही हैं। एक तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है और हमें इस हवाले से करना चाहिए। परसेप्शन के लेवल पे इंडिया अभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो जो उसकी परसेप्शन बन चुकी है इस लड़ाई की वो चेंज नहीं हो रही है अभी। हमें लेकिन इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहिए जितना इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एक दूसरी चीज़, ये जो हम आए दिन बात करते हैं और हमने हमारे जो डेलीगेशन गए हैं इन्होंने भी बात करनी है, वो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंडिया की मुदाखलत है उसके हवाले से कि जो इंडिया उधर दहशतगर्दी करा रहा है, जो TTP को वो सपोर्ट कर रहा है, ये जो वाक़यात हैं
ये हम अगर डोसियर लिए फिरेंगे ना तो उनकी अफादियत एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होती। हमें इस पर एक लीगल डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। हमें ये चाहिए कि हमारे पास एक, आप बेशक यंग लॉयर रख लें, ये जितनी भी एविडेंस हमारे पास है जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी दिखाते हैं, वो इसमें देखें कि कितनी प्रोसिक्यूटेबल है। हमें इन लोगों पर केसेस चलाने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया से उन लोगों को मुतालबा करना चाहिए कि जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जिनका हम जिक्र कर रहे होते हैं कि फलां बंदा जो है वो किसी को एडवाइस कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है, तो हमें मुतालबा करना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनका इधर केस चल रहा है, हमें ये लोग चाहिए। जब हम ये काम करेंगे तो हमारा जो एक इंटरनेशनल ऑडियंस है वो इस मामले को ज़्यादा संजीदा लेगी। हम अगर सिर्फ डोसियर हम पेश करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन उनको लगता है कि ये इनका कोई केस तो किसी जगह पे है नहीं है, तो अगर हमारी अदालतें चल रही, यानी कि बेशक वो कहें कि पाकिस्तान की अदालतें, हम कहते हैं कि हम उन अदालतों को बेशक इंडिपेंडेंटली काम करें, कोई 10 केसेस में, कोई 2 केसेस में तो वो कन्विक्शन करेंगे ना। और वही चीज जो है बाद में ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कोट करती हैं। हमें इस फ्रंट पर बड़ी एक अग्रेसिवली स्टेप्स लेने की जरूरत है, और हमें, और इस टाइम, ऐसे टाइम पर कि जब इंटरनेशनल मीडिया में भारत इतना मशहूर नहीं रहा, भारत वो वाला विक्टिम नहीं रहा जो कि वो पहले बातें करते थे, खास तौर पे जो इन्होंने कनाडा में काम किया, जो ऑस्ट्रेलिया में किया, जो अमेरिका में किया, तो उसके बाद वो भी इनकी बात पर उतना यकीन नहीं रखते जिस तरह वो पहले हर बात दहशतगर्दी की पाकिस्तान पर डाल देते थे। तो हमें इसको ज्यादा इसमें जरा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए आपके ख्याल में, प्रेशर को ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है, और उसके लिए लीगल डिप्लोमेसी भी हमें जाना चाहिए। ठीक है सलीम साफी साहब, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? और भट्टी साहब ने अभी जो एक नुक्ता उठाया, उनके ख्याल में जहां खामी रह गई कि सिविलियन हमारी जो लीडरशिप थी वो उतनी मुतहरिक या उनको इतनी मजबूत नज़र नहीं आई, बल्कि काइनेटिक ऑपरेशन हुआ और फिर अस्करी क़यादत ने बाकी सब कुछ संभाला, उनकी राय ये है। इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, भट्टी साहब की राय में वजन भी है, और जहाँ तक बुनियादी सवाल का ताल्लुक है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रोपेगंडे का और झूठ का दौर है, लेकिन उसके बावजूद सच की ताकत को वो ख़त्म नहीं कर सका है। पाकिस्तान को अगर इस मरतबा सफारती सतह पे कामयाबी मिली है, और तो उसकी एक वजह ये भी थी कि इंडिया का जो बयानिया था वो सरासर झूठ में मबनी था, और पाकिस्तान का जो बयानिया था वो सच पे मबनी था। तो सच की अपनी एक ताकत होती है, उसमें हुकूमत के भी कोई अमल दखल होगी, उसमें मीडिया का भी, पाकिस्तानी मीडिया का भी किरदार होगा, लेकिन असल में वो सच था जो पाकिस्तान के पास इस मरतबा था, और जिसको फिर आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद कर ली, जिसकी वजह से इंडिया को अपना कोई हमनवा इजराइल के सिवा नहीं मिल सका। दूसरी बात ये है कि अभी हुकूमत जो कुछ करने जा रही है, तो हर चीज़ में अगर इंडिया के साथ बराबरी करनी है, तो एक इसमें भी देखिए इंडिया ने अपने वफ्द का सरबराह शशि थरूर को बना दिया है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि जिस तरह हमने पहले दिन कहा था कि इस डेलीगेशन में अपोजिशन और पीटीआई के नुमाइंदों को भी शामिल करना चाहिए, ताकि बाहर की दुनिया में हमारा ये मौक़िफ़ जाए कि ये पूरे पाकिस्तान इस मामले में हम आवाज़ हैं। हुकूमत का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये हुकूमती वफ़द है इसलिए इसमें अपोजिशन को शामिल नहीं किया गया है। हुकूमती अगर वफ़द है तो फिर बिलावल साहब तो कहते हैं कि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं सिर्फ हुकूमत का साथ दे रहा हूँ। वो तो कहते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बने हैं। तो फिर तो उस लिहाज से बिलावल साहब और उनके शीर रहमान साहब अभी हुकूमत के में शामिल नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में एक उस कमी को दूर कर देना चाहिए। अच्छा चले महमल, पहले आप ऐड कर लें। बिल्कुल। अच्छा देखिए रीना, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है
कि जो ये हमारा वफ्द जा रहा है, इन लोगों ने, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली जिन्होंने हमारा बयानिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट दिया था। उसमें बिलावल भुट्टो साहब हो, हिना रबानी घर साहब हो, शहीर रहमान हो, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हो, तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये सब किया था। अच्छा, उसके अलावा ये कहना कि पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट ने या सिविलियन ने जो है उनका कोई किरदार नहीं था, ये गलत बात है। हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी वो थ्रू आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट जितना वो राब्ते में थे सारी दुनिया के लोगों के साथ, जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो फॉरेन मिनिस्टर खुद भी हों, वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हों, फॉरेन ऑफिस के लोग हों, वो बिल्कुल बार बार जब आप बैक चैनल पे जब तक ये चीज़ें नहीं हो रही होती तो आपका बयानिया जाता ही नहीं है दुनिया की तरफ। तो ये कहना कि सिर्फ जी अफवाज पाकिस्तान या डीजी ISPR को उनका बिल्कुल था, क्योंकि वो रियल टाइम में आपको मिलिट्री क्या हो रहा है, किस तरह से अटैक इंडिया क्या कर रहा है, कौन सी हिट हुई है, सारी चीज़ें, वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी। लेकिन साथ साथ हमारी सिविलियन क़यादत भी दुनिया भर को और इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह अपना मौक़िफ़ बयान कर रही थी, तो ये बहुत है। मैं अच्छा फिर एक और चीज़ है लीना, जो हमारी अब डेलीगेशन जाएगी भी और इसको हाईलाइट भी करेगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी रिसेंटली भी ये बात की थी कि साउथ एशिया के अंदर तब तक पीस नहीं आ सकता, रीजनल पीस, जब तक 3 इशू पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिजॉल्व नहीं होते। एक है कश्मीर, एक है पानी, एक है टेररिज्म। ये तीनों इश्यूज भी उन्होंने जाकर उठाने। अच्छा, एक और चीज जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बारे में कहा जाता है, अच्छा ये वो बात है कि हमें इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहिए। ये बात कब से ये बात हो रही है कि क्योंकि ये अफगान जहाज जो पहला वाला है, जो यानी कि सोवियत यूनियन के टाइम, रशिया के टाइम जो था, कि उस वक्त से लेकर अमेरिका किस तरह से हमें अबैंडन करता रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़े। और ये तो आपको पता है हिलरी क्लिंटन ने भी एक जमाने में ये बात की थी, और फिर जब अभी भी जिस तरीके से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, जिस तरह से विड्रॉल हुआ है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा सवालात उठते हैं। तो अगर ये कोई बात करता है तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। देखें, हम तो अपनी माजी की पॉलिसीज को कुछ छुपाते नहीं है, मानते हैं उसको ही ठीक किया है, तो हम फैट ऑफ की ग्रे लिस्ट से भी निकले हैं। उन पॉलिसी हमने रोल बैक किया, हमने बहुत सारी चीजें रिवर्स की हैं। तो ये सिविलियन क़यादत को एक्चुअली क्रेडिट ना देना, ये भी मैं समझती हूँ कि गलत बात है। ऑल्सो सर हमने और इसमें एक लीना एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि इससे बड़ा क्रेडिट क्या हो सकता है कि हमें ट्रंप की शक्ल में एक सफीर मिल गए हैं कि जिन्होंने जो कश्मीर का इशू हाईलाइट किया है और हर जगह पे वो पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। आप ये तो हमें नहीं कहना चाहिए कि इसमें भी सिविलियन का कोई रोल नहीं है। ओवरऑल इस दफा सिविलियन ने काफी रोल प्ले किया। और अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे एक बड़ी जानी मानी सहाफ़ी है याल्दा हकीम, उनसे जब इंडिया में ये सवाल हुआ कि आपको दोनों के बयानिए में यानी पाकिस्तान और भारत के बयानिए में क्या फ़र्क लगा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान और उनके जो हुकाम हैं, सिविलियन हुकाम, उन्होंने जिस तरह से दुनिया में अपना मुकदमा पेश किया और वो हर वक्त अवेलेबल थे जवाब देने के लिए, तो इस चीज़ को बड़ा उन्होंने सराहा, इस चीज़ को उन्होंने बड़ा सराहा। जी भट्टी साहब से मैं चाहती हूँ सर हम जवाब ले लें। डिप्लोमेट्स ने बात की है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भट्टी साहब सर, ये मैडम शेख आपने किस सहाफ़ी का नाम लिया? ये जो भट्टी साहब जिन्होंने, ये यल्दा हकीम है, बहुत जानी मानी सहाफ़ी है। जी 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 इन्हीं का मुझे नाम नहीं आ रहा था, मैं नाम याद कर रहा था, आपने नाम ले लिया। जिनके साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने, इन्हीं कोई ख्वाजा आसिफ साहब ने से इन्होंने वो जो पूछा इन्होंने कि भाई आप कहाँ हैं जी, वो जो राफेल तैयारे गिराए, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बैठे पड़े हैं, जाके देख लो, मलबा भी सोशल मीडिया पे पड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, हमने किसके लिए क्या करवाया, हम कितने खुद विक्टिम थे इस दहशतगर्दी के। ख्वाजा आसिफ साहब को बात यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी कि हमने लाख शहादतें दी हैं, खरबों का नुकसान करवाया है। कल जो आपके मगरब के या बाकी सारे थे, वो जिनको हीरो कहते थे आज दहशतगर्द करते हैं, हम तो उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी लड़े। जुगत मारने से बेहतर होता है जब आप दुनिया में मौक़िफ़ अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ जुगतें नहीं चलती, वहाँ दलील चलती है। पहली बात। दूसरी बात मैडम शेख कि ये तो कोई बहस ही नहीं कर रहा ना कि अब तक क्या हो चुका है, कि किसने क्या किया है। आपने सवाल रखा है कि आगे उन्होंने भी वक्त तश्कील दे दी है, हमने भी दे दिए हैं। अब आप बताएं कि हमें इस चमुक की लड़ाई में कैसे लड़ना है। उस पर मैंने कहा कि मुझे अपनी टीम पे डाउट्स हैं, और ये टीम किसकी है? मेरी है। भारत के मुकाबले में आता है तो ये मेरी टीम है, मेरे पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, मैंने फिर आपसे उसका फिर आपसे फॉलोअप सवाल किया था ना सर, कि अभी तक जो पाकिस्तान को कामयाबियां मिली हैं वो भी इसी सिविलियन क़यादत के अंडर ही मिली है। सिविलियन क़यादत की वजह से नहीं मिली। ये आपने कहा जिसके ऊपर अब आपको जवाब मिल रहा है आगे सर। आपका ये इस जवाब के ऊपर आगे जवाब मिल रहा है। उनकी सारों की राय का मुझे तो आप उनका जवाब दे देना सर।
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कहां थी हमारी सिविलियन क़यादत, क्या किया हमारी सिविलियन क़यादत ने, किस तरह हमारी सिविलियन क़यादत ने। मैं तरबूज खा रहा था, वो खामोश थे, वो स्विमिंग कर रहे थे, वो उधर उन्होंने यस कर दिया, उधर उन्होंने नो कर दिया। ये अल्लाह का ख़ास फजल हुआ है और आपकी मुसल्लह अफवाज का एक रिस्पांस था और हम अल्लाह का ख़ास फजल है। और भारत चूंकि सर वो मेहमल ने बड़े अच्छे तरीके से इसको पुट किया। उन्होंने कहा सिर्फ हमें जो सामने फ्रंट पे नजर आ रहा था, कुछ काविशें बैक चैनल भी हो रही थी, मुख्तलिफ ममालिक से कोऑर्डिनेट करना, सिफारती महाज के ऊपर सब लाइन अप करना, वो सब उनमें भी 80% मैडम शेख फौजी की आदत कर रही थी, उनमें से भी 80%। ये सिर्फ इधर बैठ के किसी के नायब नाज़म, किसी के नाज़म, किसी के कुछ बैठ के तो कार्रवाइयां पाल डाल रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूं कि बेहतर करें, आप करें, आपने बेहतर कर दिया, मैं आपको नहीं सर बेहतर तो डेफिनेटली, लेकिन अगर कुछ जी कौन कहना चाह रहे, पहले जवाब जी। मेरे ख्याल है कि भट्टी साहब को बता दें कि DGISPR ने भी इस चीज़ का अप्रिशिएट किया है कि फॉरेन ऑफिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उन्होंने इसहाक डार साहब की बड़ी तारीफ की है, तो अब तो फौजी की आदत भी कर रही है। तो भट्टी साहब अलीना जयशंकर ने भी जो अपने एक उसके अंदर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों से राब्ते में थे और भी ममालिक। तो जो मैं बैक चैनल की बात कर रही हूँ ना, जो हमारे दोस्त ममालिक थे, कुछ आपको पता है गल्फ कंट्रीज थे, सऊदी अरब होगा, UAE होगा, कतर होगा और इस तरह के ममालिक थे, तो वो हमारा फॉरेन ऑफिस या फॉरेन मिनिस्ट्री ही उनसे डील कर रही थी ना। फौजी की आदत तो जारी होता है, एक पूरी स्ट्रेटजी है और जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करनी है। तो अच्छा, सलीम साफी साहब भी कह रहे थे कि भट्टी साहब की राय में वजन है, जरा साफी साहब की भी बात सुन लेते हैं। साफी साहब। नहीं, मैं भट्टी साहब के जवाब के वो एक हिस्से के बारे में कह रहा था कि उससे मैंने इत्तेफाक किया था। इसमें कोई शक नहीं कि इस मरतबा ये दोनों का क्रेडिट है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी और फौजी लीडरशिप का भी क्रेडिट है। दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और दोनों ने कोऑर्डिनेशन के साथ बयानिया तश्कील दिया। लेकिन अभी आने के लिए भी एक कोऑर्डिनेशन भी जारी रहनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें इजाफा ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त में या इन वफूद में अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, वो जो कमी है हमारे तज्जियाकारों ने उसकी भी निशानदेही की, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस पाया जा रहा है कि सिविलियन क़यादत का इस वक्त तक जो रद्द-ए-अमल और फिर जो उनकी स्ट्रैटेजी रही वो किस हद तक मौसर रही। भट्टी साहब समझते हैं सिविलियन क़यादत की बिल्कुल गैर मौसर थी और सिविलियन क़यादत ने कोई रोल अदा नहीं किया। बाकी हमारी जो तीनों एनालिस्ट हैं, यानी एनालिस्ट की अक्सरियत ये समझती है कि अस्करी और सिविलियन क़यादत दोनों ने इक्वली बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये महाज लड़ा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक। भट्टी साहब, आपसे सवाल हुआ, पंजाब में एक कानून लाया जा रहा है उसके मुतालिक, इसका नाम है कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट। इसका मकसद बताया जा रहा है कि बदमाशों और समाज के दुश्मन लोगों को काबू में लाना है। सवाल ये हो रहा है कि आपको लगता है कि बदमाशों को इससे काबू में लाया जा सकेगा? मैडम शेख, अगर तो कोई गरीब आदमी है, अगर कोई लोअर मिडिल क्लास का है, अगर वो जेब कतरा भी है या उसने कोई किसी रेडी से कोई चंद चीज़ें उठा ली या कोई हल्की फुल्की चोरी कर ली, तो उसको तो कंट्रोल में लाया जा रहा है और लाया जा सकेगा। लेकिन गुंडे, बदमाश जिनकी कई अकसाम हैं, वो किन की पनाहों में होते हैं? और इस मुल्क में कानून किस लिए बनते, कितने कानून पहले बन, इसका मतलब इससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जिससे गुंडों को और बदमाशों को कंट्रोल में लाया जा सके। हमें क्या शौक पड़ गया है अपने नाम की तख्तियां लगाना? हमें क्या शौक पड़ गया हर रोज एक फजूल किस्म की कानून साजी करना? आप इससे पहले दौर कई गुजरे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनमें गुंडे और बदमाश सारे अपनी अपनी औकात में आ गए थे। तो जब आप उनको छतर छाया बड़ों की होगी, गुंडों को जब बदमाश पाले जाएंगे, जब उनसे खास किस्म के काम लिए जाएंगे और जब कानून मुखालफीन के लिए होगा, तो फिर कौन सा इससे बेहतरी आएगी और क्या बेहतरी आएगी? अपने रवैये बदलें, अपना तरीकाकार बदलें, अपनी सियासत बदलें और अपनी जो सोच है आपकी जिसमें इंतहा पसंदी है उसको खत्म करें, तो नीचे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और एक छोटी सी बात,
दस्तावेज अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसके जो टेक्निकल पहलू हैं उसको भी हम चाहेंगे आने वाले दिनों में जैसे ही दस्तावेज हमारे पास आएगी तो आप तक टेक्निकल उसका एनालिसिस भी पहुंचाएंगे। सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल हो रहा है कि एहसन इकबाल ने बयान दिया है जो लोग टैक्स देते हैं वो टैक्स चोरों के खिलाफ चौकीदारी करें। क्या हुकूमत का काम आवाम के साथ डालना कोई अच्छी हिकमत अमली है या फिर ये मान लिया गया है कि हुकूमत खुद टैक्स चोरी पकड़ नहीं सकती? देखिए, असल में टैक्स कौन नहीं दे रहा, गरीब आदमी तो टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए पाकिस्तान के हर गरीब से और अमीर से यकसा टैक्स लिया जाता है। मसला ये है कि वो जो बड़े बड़े अरबपति हैं और करपति हैं उनकी लॉबीज़ हैं और वो लॉबीज़ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में वो उनकी या स्पॉन्सर कर रहे हैं उनको, उन जमातों को, या फिर उन्होंने अपने कारिंदे सेनेट और इधर उधर भेज दिए हैं या उनके नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में हुकूमत अगर इस मामले में संजीदा है तो वो डायरेक्ट टैक्सेशन करें और इनकम के हिसाब से लोगों से टैक्स ले। और अगर ये हुकूमत और उसकी मुख्तलिफ जमातें इसी तरह मुख्तलिफ माफियाज की यरगमाल रहेंगी तो पाकिस्तान में कभी भी सही मानों में टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सवाल आपके साथ फिर वापस आएंगे। वेलकम बैक। जरदारी साहब ने बिलावल को वजारत उज़्मा के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है। महमल, आपसे सवाल हो रहा है कि क्या ये मौरूसी सियासत को बढ़ावा देना या इस तसलसल को मजबूत बनाने की कोशिश है या कोई अच्छा ऑप्शन है बिलावल आपके ख्याल में? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पीपल्स पार्टी के माजी करीब देख लें, यानी 2008 में जब उनकी हुकूमत आई थी तो कोई भुट्टो या जरदारी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे और फिर उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब थे। फिर आप उनकी अगर 4 हुकूमतें सिंध के अंदर भी देख लें तो उसमें भी कोई भुट्टो या जरदारी जो है वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, दूसरे ही लोग जो उनकी फैमिली के नहीं है वो चीफ मिनिस्टर बने। आप अगर नून लीग को भी देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जो है वो भी वज़ीर आज़म बने थे जब मियां नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था। तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि इस तरह नहीं है कि उन्होंने अपनी ही फैमिली के लोगों को जो है उन्होंने आला ओहदे दिए। और वैसे भी देखें, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर हम एक लंबी बहस हो सकती है इसके ऊपर कि इसमें क्या बुराइयां हैं और क्या ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये किस तरह कई दफा ऐसा होता है कि ज़रूरी हो जाता है कि लॉयल्टी जो है फैमिली की वो डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर पार्टी मेंबर्स। तो एक ये चीज भी हो सकती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में बिलावल साहब को पिच करना वो आपको कैसा लग रहा है? अलीना, देखिए अलीना, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो यही कहेगी कि उनके कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब है। बिलावल भुट्टो साहब हैज आल्सो वर्क हिज वे अप इन द सेंस कि आप देखें कि बड़े अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी भी जिस तरह वो हमारी डेलीगेशन को लीड करेंगे डिप्लोमेसी के लिए, एग्रेसिव डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो उसका तजर्बा भी उनका बढ़ रहा है। फिर जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, हमें तो नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी, तो अगर वो पीपल्स पार्टी के लिए तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेहमान। आगे बढ़ते हैं, उमर चीमा साहब से जल्दी से सवाल करते हैं, वक्त बड़ा कम रह गया है। आपसे क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक सवाल हो रहा है। चीमा साहब पूछ रहे हैं, ये जो बिटकॉइन माइनिंग और एआई सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तसिस करने का फैसला हुआ है या ऐलान हुआ है, आपको लगता है कि ये दुरुस्त इकदाम है खासकर पाकिस्तान के तवानाई बहरान के तनाजुर में? अलीना, अभी इस बयान में कुछ ज़्यादा वजाहत नहीं है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं हो रहा कि ये 2000 मेगावाट का जो इन्होंने जिक्र किया है ये पर डे है या किस तरह से है। ये भूटान में बहुत ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती है और उधर 600 मेगावाट पर डे के हिसाब से वो अपना बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनके पास तो हर हाइड्रो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि ये आपको 24 आवर चाहिए होती है, ये नहीं होता कि दरमियान में कोई आपको को बची खुची आप कहें जी कि चलें थोड़ी देर अभी हम माइनिंग कर लेते हैं, बाद में किसी और जगह पर ज़रूरत पड़ेगी। ये 24 आवर चलती है और 365 दिन चलती है। तो लिहाजा क्या इतनी ये मुख्तस कर पाएंगे और क्या इनका यही जो फर्नेस ऑयल के जरिए बनाएंगे या हाइड्रो की तरफ जाएंगे? और दूसरा ये जो माइनिंग है, क्या इसमें ये कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर ला रहे हैं या जो लोकल इन्वेस्टर हैं उनको अलाउ कर रहे हैं? तो अभी काफ़ी चीज़ें इसमें वजाहत तलब हैं, अभी अबहाम है। सर, एक चीज मुझे और बताइएगा, जो हमारा स्टेप्स है, एज इन जो हमारी डायरेक्शन है, क्या वो दुरुस्त है? कहीं हम 3 सीढ़ियां पहले तो नहीं चढ़े, एक साथ तो नहीं चढ़े? जैसे क्रिप्टो करेंसी को वो करना, रिकग्नाइज करना, रेगुलेट करना, अभी तक इसमें वजाहत है क्या? मुझे अलीना इसके हवाले से जो मैं अभी तक समझाऊं, इनकी संजीदगी का मुझे इतना पता है कि ये इसको इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कह लें
कि जिसमें जो ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सफीर बने हुए हैं, उसमें क्रिप्टो का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसके अलावा इनको अपने लेवल पे कितनी समझ है, मुझे इतना जरूर यकीन है कि अगर इसमें ट्रंप फैक्टर ना होता तो हमारे यहाँ अभी क्रिप्टो पे डिस्कशन ना हो रही होती। क्रिप्टो के मामले में हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारे कोई 1 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, इनको टैक्स नेट में भी लाना चाहिए, लेकिन जितनी हम जल्दी में कर रहे हैं बेसिकली ये हमारी डिप्लोमेसी ज़्यादा है। इसका इकोनॉमी के हवाले से हमें कितना बेनिफिट होगा वो मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना क्लैरिटी उनमें नहीं है, यानी कि बयानात, क्योंकि सर जो प्रोसेस चल रहा है, जो ऑर्डर है बेसिकली कहीं उसमें भी क्लैरिटी नहीं है ना। अभी एक काउंसिल बन गई है बट क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ रिकग्नाइज्ड है नहीं है, अब इसमें है सब कुछ, राइट? वो उसके लिए तो इनको लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और वो भी नहीं हुई है। मैं वही कह रही हूँ, जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है वो भी तो नहीं है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले रिकग्नाइज करना पड़ेगा, फिर आपको लेजिस्लेट करना पड़ेगा उसके लिए, फिर आपको एक अदारा बनाना पड़ेगा उसके लिए, राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है सर। उसके लिए इनको लेजिस्लेशन करेंगे तो उससे एक इनकी डायरेक्शन का भी पता चलेगा और इनकी जो माइंड की क्लैरिटी है उसका भी आइडिया होगा। अभी ये एआई पर भी काम कर रहे हैं, एआई पे इन्होंने क्या पहले किया है या क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है जी, वी होप कि आज हमने मुद्दा उठाया है तो इससे हम देखेंगे और कुछ क्लैरिटी आएगी हमें भी, ताकि हम इसके ऊपर मजीद बात कर सकें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।